एक पत्रकार ने मुझसे हाल ही में पूछा कि वर्तमान आर्थिक मंदी के बाद अमेरिका के करोड़पतियों में मैंने क्या बदलाव देखे हैं। उसका सवाल ये भी था कि क्या शेयर बाजार और घरों की कीमतों में आई गिरावट के कारण अब करोड़पतियों का दौर खत्म हो गया है। मैंने उसे जवाब दिया कि मिलियनेयर नेक्स्ट डोर यानी साधारण जीवन जीने वाले करोड़पति आज भी मौजूद है और इस आर्थिक संकट के समय में भी मजबूत बने हुए हैं। 1980 के बाद से किए गए अपने अध्ययनों में मैंने लगातार ये पाया है कि ज्यादातर करोड़पति अपनी सारी संपत्ति केवल शेयर बाजार या रियल एस्टेट में नहीं लगाते। उनकी आर्थिक सफलता का एक बड़ा कारण ये है कि वे निवेश के बारे में आम लोगों से अलग सोच रखते हैं। कई करोड़पतियों का मानना है कि असली विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है ऐसे निवेश करना जिन पर आपका नियंत्रण हो। शेयर बाजार को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने खुद के व्यवसाय, निजी निवेश या किसी व्यक्ति को दिए गए ऋण को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। पिछले लगभग 30 वर्षों के अध्ययन में मैंने कभी भी ऐसा नहीं पाया कि एक सामान्य करोड़पति ने अपनी कुल संपत्ति का 30% से अधिक हिस्सा सार्वजनिक रूप से ट्रेड होने वाले शेयरों में लगाया हो। अधिकतर मामलों में यह हिस्सा लगभग 20 से 25% के बीच ही होता है। ये आंकड़े उन शोधों से भी मेल खाते हैं जो अमेरिकी कर विभाग यानी IRS के डेटा पर आधारित हैं। ये संस्थान करोड़पतियों से जुड़ी जानकारी का दुनिया का सबसे बड़ा और विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। एक साधारण से दिखने वाले करोड़पति दंपत्ति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए उनका नाम मिस्टी और उनके पति है। पहली नजर में उनकी जीवन शैली किसी भी आम व्यक्ति की तरह लगती है। कई लोगों को तो उनका जीवन थोड़ा साधारण और नीरस भी लग सकता है। मिस्टी जो घड़ी पहनती हैं वो कोई महंगी ब्रांड नहीं बल्कि एक साधारण टाइमेक्स है, जबकि उनके पति की घड़ी सेइको कंपनी की है जो करोड़पतियों के बीच काफी लोकप्रिय मानी जाती है। कपड़ों की बात करें तो ये दंपत्ति महंगे फैशन ब्रांड्स के पीछे नहीं भागता। वे अक्सर डिलार्ड्स, जेसी पेनी और टीजे मैक्स जैसे स्टोर से ही कपड़े खरीदते हैं। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने केवल 2 गाड़ियां खरीदी हैं और दोनों ही फोर्ड कंपनी की थीं। उनके घर की मौजूदा बाजार कीमत लगभग $2.75 लाख के आसपास है। यहाँ तक कि मिस्टी का हाल का हेयरकट भी सिर्फ $18 में हुआ था। अगर बाहरी तौर पर देखा जाए तो ये जोड़ा बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन असल में वे खास हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर ली है। यानी उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी नौकरी या बाहरी आय पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता। जब भी मैं मिस टी और उनके पति जैसे लोगों का उदाहरण देता हूं, तो अक्सर कोई ना कोई ये सवाल जरूर पूछता है, लेकिन क्या वे सच में खुश हैं? मेरे शोध के अनुसार जिन करोड़पतियों के घर की कीमत $3 लाख से कम होती है, उनमें से लगभग 90% लोग अपने जीवन से बहुत संतुष्ट और खुश पाए गए हैं। मेरे हाल के अध्ययन में ये भी सामने आया कि ऐसे परिवारों की संख्या लगभग 3 गुना ज्यादा है जिनके निवेश $10 लाख या उससे अधिक हैं, लेकिन वे $3 लाख या उससे कम कीमत वाले घरों में रहते हैं, तुलना में उन लोगों के जो $10 लाख या उससे अधिक कीमत वाले घरों में रहते हैं। यानी सच ये है कि अमेरिका के अधिकांश मल्टी मिलियनेयर भी बहुत महंगे घरों में नहीं रहते। हाल ही में मैंने 2007 के IRS एस्टेट डेटा का विश्लेषण किया, जिसमें उन लोगों की जानकारी शामिल थी जिनकी कुल संपत्ति $3.5 मिलियन या उससे अधिक थी। मेरे अनुमान के अनुसार ऐसे लोगों की मध्यम बाजार कीमत लगभग $4,69,021 थी, जो उनकी कुल औसत संपत्ति का 10% से भी कम हिस्सा बनती थी। औसतन देखा जाए तो इन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत रहने वाली संपत्ति की तुलना में 2.5 गुना से भी अधिक धन निवेश के लिए खरीदी गई रियल एस्टेट में लगाया हुआ था। सीधी भाषा में कहें तो अमीर लोग अक्सर दिखावे के घरों में पैसा लगाने की बजाय ऐसे निवेशों में पैसा लगाते हैं जो उन्हें और ज्यादा धन कमा कर दे। मिलियनेयर नेक्स्ट डोर जैसे लोगों की पहचान करना एक धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया रही है जो आज भी जारी है। शुरुआत में मैंने इस वर्ग को समझने के लिए एक अलग शब्द का उपयोग किया था। सबसे पहले मैंने वेल्दी ब्लू कॉलर नाम से समूह का उल्लेख किया। ये विचार मैंने 10 अक्टूबर 1979 को न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एसोसिएशन के सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए एक शोध पत्र में रखा था। उस शोध पत्र का शीर्षक था मार्केट सेगमेंटेशन, यूटिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट डिटर्मिनेंट्स। बाद में इस शोध को अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित भी किया गया। इससे कुछ महीने पहले मई 1979 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने मुझसे एक विशेष काम करने को कहा था। उन्होंने हाल ही में 2741 परिवारों पर एक राष्ट्रीय सर्वे किया था, जिसमें यह समझने की कोशिश की गई थी कि लोग अपने पैसे को कैसे निवेश करते हैं और पैसे के बारे में उनकी सोच और व्यवहार कैसा होता है।
मुझे इस सर्वे के आधार पर मार्केटिंग से जुड़ी रणनीतियां और सुझाव तैयार करने के लिए कहा गया था। इसी सर्वे के परिणामों ने बाद में उस शोध पत्र की नींव तैयार की। उस शोध पत्र में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि कई ऐसे लोग जो देखने में बिल्कुल साधारण और मेहनतकश वर्ग के लगते हैं, वास्तव में काफी बड़ी संपत्ति के मालिक होते हैं। यही विचार आगे चलकर मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की अवधारणा की नींव बना। मेरे शोध का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये था कि निवेश उद्योग कई वर्षों से ऐसे बड़े वर्ग को नजरअंदाज करता आया है जहां वास्तव में बहुत अवसर मौजूद हैं। ये वर्ग वो है जिसे मैंने अमीर ब्लू कॉलर कहा है। ये लोग अक्सर दिखावे वाली महंगी चीजों में पैसा खर्च नहीं करते। उन्हें उन महंगे प्रतीकों या वस्तुओं को खरीदने की जरूरत महसूस नहीं होती जो आमतौर पर सफेद पोश कर्मचारियों की पहचान मानी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग अपनी कमाई को दिखावे में खर्च करने के बजाय बचत, निवेश और संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं। यही वजह है कि बाहर से साधारण दिखने के बावजूद वे आर्थिक रूप से काफी मजबूत होते हैं। जब मैंने उस समय अपनी प्रस्तुति दी, तब मुझे एहसास हुआ कि ब्लू कॉलर और मिलेनियर नेक्स्ट डोर जैसा वर्ग वास्तव में मौजूद है और ये शायद काफी बड़ा भी हो सकता है। लेकिन थोड़े समय बाद मुझे पता चला कि ये वर्ग मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। जून 1980 में एक बड़े बैंक ने मुझसे अमेरिका के करोड़पतियों पर एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन करने के लिए कहा। इसी शोध की योजना बनाते समय एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे करियर की दिशा ही बदल दी। एक सुबह मैं अपने क्लाइंट और अपने मित्र जॉन रॉबिन के साथ एक मीटिंग में बैठा था। जॉन हार्वर्ड से पढ़े हुए गणितज्ञ थे और उन्होंने अमेरिका के 2 लाख से भी ज्यादा इलाकों के लोगों की संपत्ति से जुड़ी विशेषताओं का विश्लेषण किया था। बातचीत के दौरान उन्होंने सहज ही कहा, अमेरिका के लगभग आधे करोड़पति महंगे और आलीशान इलाकों में नहीं रहते। बस उसी क्षण मेरे दिमाग में जैसे एक नई समझ पैदा हुई। मुझे एहसास हुआ कि असली कहानी केवल करोड़पतियों की संख्या नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो साधारण घरों में, मध्यम वर्ग या कामकाजी मोहल्लों में रहते हुए भी करोड़पति बन चुके हैं। उस दिन के बाद से मैंने ऐसे ही कम प्रोफाइल वाले करोड़पतियों पर गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया। 1980 में किया गया मेरा शोध अमेरिका में करोड़पतियों की संख्या, उनका भौगोलिक वितरण और उनकी वित्तीय जीवन शैली पर पहला व्यापक राष्ट्रीय अध्ययन था। बाद में मैंने द नेशनल एफ्लुएंट स्टडी 1981-1982 नाम से एक बड़ा अध्ययन तैयार किया, जिसमें अमेरिका की शीर्ष 50 वित्तीय संस्थाओं का सहयोग था। इस अध्ययन के दौरान मैं पूरे देश में घूमकर करोड़पतियों के साथ फोकस ग्रुप इंटरव्यू करता रहा। इसके बाद कई बड़ी वित्तीय संस्थाओं, जिनमें अमेरिका की शीर्ष ट्रस्ट कंपनियां भी शामिल थीं, ने मुझसे संपन्न लोगों पर सर्वे और इंटरव्यू करवाने का अनुरोध किया। इस प्रक्रिया में मुझे 500 से अधिक करोड़पतियों से आमने सामने मिलने और बातचीत करने का अवसर मिला। इन इंटरव्यू से मुझे ये समझ में आया कि चाहे कोई करोड़पति ओक्लाहोमा और टेक्सास में रहता हो या न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे बड़े शहरों में, उनके मूल मूल्य लगभग एक जैसे ही होते हैं। अधिकांश लोग वित्तीय स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं। यही कारण है कि वो अक्सर अपनी आय से कम खर्च करके जीवन जीते हैं। द मिलेनियर नेक्स्ट डोर किताब लिखने से पहले मैंने लगभग 1 साल तक अपने सर्वे डेटा और 1982 से 1996 के बीच लिए गए इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट्स का गहराई से अध्ययन किया। यही व्यापक शोध और विश्लेषण इस किताब को लंबे समय तक लोकप्रिय बनाए रखने का मुख्य कारण बना। असल में एक किताब की कीमत में पाठक को लाखों डॉलर के बराबर मूल्यवान शोध और अनुभव का सार मिल जाता है। मैं अमीर लोगों के बारे में लिखना क्यों जारी रखता हूँ? इसका कारण ये नहीं है कि मैं केवल अमीरों के लिए लिख रहा हूँ। असल में मेरा उद्देश्य उन लोगों को सही जानकारी देना है जो धन और अमीरी के बारे में गलत धारणाओं में जी रहे हैं। अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वास्तव में एक संपन्न परिवार की आर्थिक सोच और जीवन शैली कैसी होती है। विज्ञापन उद्योग और फिल्में अक्सर हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि अमीरी का मतलब है बहुत ज्यादा खर्च करना और हर समय लग्जरी चीजों का इस्तेमाल करना, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। मेरे अनुभव और शोध बताते हैं कि ज्यादातर अमीर लोग अपनी आय से काफी कम खर्च करते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही उनकी आय बढ़ती है, उन्हें तुरंत ज्यादा खर्च करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वे समझते हैं कि यही अमीरों की तरह जीना है। लेकिन मिलेनियर नेक्स्ट डोर की सोच इससे अलग होती है। वे अपनी आय बढ़ने पर खर्च बढ़ाने के बजाय बचत और निवेश बढ़ाते हैं। एक करोड़पति महिला जो पेशे से इंजीनियर थी ने मुझे बताया, कॉलेज के बाद मुझे और मेरे पति जो भी इंजीनियर हैं, दोनों को अच्छी नौकरियां मिल गईं।
हमने फैसला किया कि हम एक व्यक्ति की आय पर ही घर चलाएंगे और दूसरी आय को पूरी तरह बचत करेंगे। जब भी हमारी सैलरी बढ़ती, हम बस अपनी बचत और बढ़ा देते। पिछले 20 वर्षों से हम उसी साधारण 1900 स्क्वायर फीट के घर में रह रहे हैं। कभी कभी मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या हम गरीब हैं, क्योंकि मैं उन्हें अक्सर $1 वाले वैल्यू मेन्यू से ही खाना ऑर्डर करने को कहती हूँ। अमेरिका आज भी अवसरों की भूमि है। पिछले 30 वर्षों के शोध में मैंने लगातार ये पाया कि लगभग 80 से 85% करोड़पति स्वयं की मेहनत से बने हुए होते हैं, यानी उन्होंने अपनी संपत्ति खुद बनाई होती है। अपनी मेहनत से धन बनाने में एक अलग ही गर्व, खुशी और संतोष मिलता है। कई करोड़पतियों ने मुझसे कहा है कि धन कमाने की यात्रा मंजिल से भी ज्यादा संतोष देती है। जब वे अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने लगातार आर्थिक लक्ष्य तय किए और उन्हें हासिल करने की खुशी महसूस की। इसलिए आर्थिक उपलब्धि के संदर्भ में मिलेनियर नेक्स्ट डोर के लोग अक्सर इस बात पर गर्व करते हैं कि उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने की पूरी यात्रा कैसे तय की।